नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ दीमक से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे, जिसमें दीमक से कैसे हम अपने पेड़ पौधों को बचा के रखें और आच्छादन में क्या प्रयोग करें, आच्छादन कैसे करें जिससे हम दीमक से बच सकें। तो दीमक से बचने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि दीमक का वास्तविक भोजन क्या है। तो दीमक का वास्तविक भोजन, जैसे हम जानते हैं कि जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो लकड़ी काटने के लिए हुआ था। वेस्ट चीजें जो जमीन पे पड़ी हो, मिट्टी में पड़ी हो, टूटी लकड़ी और ये कागज वगैरह, इन तरीके की चीजों को खाने का काम दीमक का है। लेकिन कहीं कहीं हमें सुनने में आता है और हम देखते भी हैं कि दीमक आलू खा जाते हैं खेत में, अन्य फसलें गाजर खा जाते हैं। तो ये तो कोई वेस्ट चीज है नहीं, जैसा उसका मूल भोजन है कि वेस्ट चीजों को खाना है। तो ये तो वेस्ट है नहीं, क्योंकि पेड़ के तनों से ये लगे होते हैं, फिर भी इनका भक्षण ये कर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम आपके साथ एक छोटा सा बात रखेंगे कि जैसे पहले के समय में हमने देखा है कि मच्छर को मारने के लिए, भगाने के लिए हमारे यहाँ गुड नाइट आता था। फिर कुछ समय बाद गुड नाइट काम करना बंद कर दिया, तो अलग अलग कंपनियां की अलग अलग पावर्स के, कभी मैक्सो, कभी अन्य पावर के गुड नाइट आने लगे, कॉयल आने लगे। फिर उनसे जब मच्छरों का ताकत फिर बढ़ने लगा, धीरे धीरे वो उसे एब्जर्व करके अपनी शक्ति, एनर्जी को और बढ़ा के उनसे लड़ने लगे, तो वो भी काम करना बंद कर दिया। उसके बाद ये पेपर जलाने वाला आ गया कि एक बार पेपर जला दो, सारे मच्छर गिर जाते थे, मर जाते थे। लेकिन आज के डेट में वही पेपर जलाने पे मच्छर गिरते तो हैं लेकिन बेहोश हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। पहले मर जाते थे लेकिन अब मरते नहीं हैं। कुछ समय बाद वो फिर से होश में आते हैं और फिर अपना आतंक मचाते हैं। हमारे देश के काफी क्षेत्रों में मच्छरों से हम जूझ रहे हैं, जबकि हमारे देश के कई सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां आज भी गुड नाइट से ही काम हो जाता है। नॉर्मल कॉयल जो हमारे यहाँ काम नहीं करती, वही कॉयल उनके यहाँ काम कर जाती है। तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में मौसम और उनसे उनकी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट के दौरान वो अपने नए, जब उनके बच्चे होते हैं तो उससे लड़ने की क्षमताएं उनकी बढ़ती जाती हैं और वो उन चीजों को झेलने की शक्ति बना लेते हैं। इसलिए यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि वैसे ही दीमक, पहले इनका सिर्फ भोजन वेस्ट चीजों का था, लकड़ी को खाना था, अन्य सारे कागज वगैरह, गत्ते वगैरह खाना था। लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ने लगी और इनको भोजन नहीं, जाहिर सी बात है, हर जीव अपने भोजन जब नहीं मिलेगा तो कोई न कोई अन्य चीजों को जरूर खाएगा। तो वैसे ही जब इन्हें भोजन नहीं मिल पाने लगा तो ये हमारे जीवंत चीजों को खाने लगे। तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, अब हम वो जानते हैं। जब हम आच्छादन करते हैं तो एक चीज उसमें और हमें ध्यान देना चाहिए कि जो दीमक होता है वो सूखे चीजों, सूखी जगहों पे अटैक नहीं करता। दीमक को क्या चाहिए ये समझना होगा। दीमक को चाहिए कि थोड़ा ढका हुआ एरिया हो और जहां पे हवा और धूप ना आती हो, और लकड़ी वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है, और जगह सूखी हो। ये सारी चीजें होती हैं तो दीमक वहां पे अटैक बहुत जल्दी करते हैं। सूखी जगहों पे हम यहाँ पे दो बातें आपके सामने बताएंगे। जब आप किसी से सुनेंगे कि सूखी जगह है और बहुत ज्यादा गीली जगह है, दीमक को पसंद नहीं है, तो वहीं हम बात करते हैं कि जब आच्छादन में नीचे सूखा जगह है तो फिर दीमक क्यों आ जाता है। क्योंकि अगर रेत में हम बात करें तो वहां पे तो सूखा ही रहता है ज्यादातर, फिर भी दीमक वहां पे अटैक करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सूखी जगह, दोनों में एक अंतर है। आच्छादन के नीचे जब सूखी जगह होती है तो दीमक वहां पे अटैक इसलिए करता है क्योंकि वहां पे आच्छादन यानी ऊपर से ढका हुआ जगह है, वहां पे हवा धूप डायरेक्ट नहीं आती। और वही खुली मिट्टी है जहां आच्छादन नहीं है, वहां पे सूखा पे धूप आता है, हवा आता है, तो वहां पे दीमक का प्रकोप नहीं हो पाता क्योंकि वो जगह उन्हें पसंद नहीं है। तो इन दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं
कि जब हम आच्छादन कर देते हैं तो जब हमें मिट्टी में ध्यान देना चाहिए, रेत की मिट्टी में बहुत कम उंगली से हमें मिट्टी में एक टेस्ट कर लेना चाहिए नमी का। हमें नमी को मेंटेन रखना है, पूरी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। बस ऊपर देखने से काम नहीं चलेगा, चाहे रेत हो चाहे दोमट हो, हमें मिट्टी टेस्ट करना चाहिए उंगली से। यदि रेत है तो 5 से 7 सेंटीमीटर अंदर, छोटे पौधे हैं, सब्जी के पौधे हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर उंगली में मिट्टी में डाल के देखना चाहिए कि वहां पे नमी है कि नहीं है। अगर नमी नहीं है तो हमें तुरंत वहां पे पानी की सिंचाई करनी चाहिए। और वही हमारे दोमट मिट्टी है तो यहाँ पे 5 से 7 सेंटीमीटर छोटे पौधों में, बड़े पौधे हैं 5 से 10 सेंटीमीटर नीचे तक हमें देखना चाहिए। यदि नमी है तो फिर ठीक है, नमी नहीं है तो हमें तुरंत वहां पे सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि दीमक को गीली जगह एकदम पसंद नहीं है। गीली जगह अर्थात जब हम मिट्टी को अपने मुट्ठी में लेते हैं और जब उसे हम अपने मुट्ठी में ऐसे दाबते हैं तो पानी टपक जाए। जब पानी टपक जाता है तो ये बहुत ज्यादा गीली मिट्टी है। ऐसे मिट्टी में दीमक वहां से भागने की प्रयास करते हैं, वहां नहीं रुकते हैं। और जब मिट्टी हमारे मुट्ठी में बंध जाती है और पानी नहीं गिरता, ये उत्तम है नमी। ऐसे स्थिति में हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और यदि ये नमी मिट्टी के अंदर नहीं मिल रही है, हमें उंगलियों में ठंड नहीं लग रही है, तो वहां पे तत्काल हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। ये रहा सिंचाई से दीमक को कैसे भगाएं, क्या मेंटेन रखें, कितना नमी मेंटेन रखें, ये जानकारी थी। अब हम बात करते हैं कि जब दीमक अटैक कर दिया हो, वैसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो अलग अलग क्षेत्र में, जैसा कि मैंने पहले के वीडियोज में भी आपको बताए हैं कि आपके यहाँ क्या समस्या आ रही है, आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि मैं अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग हिसाब से सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, कई घंटों का हो जाएगा। तो सब बातों को समझना ज्यादा समस्या होगा। और दूसरी बातें, जो आपके क्षेत्र की बातें नहीं हैं, उन्हें जान के कोई फायदा भी नहीं होगा। तो हमारे क्षेत्र में हमें कैसे खेती करनी चाहिए, इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए कि आपके यहाँ समस्या क्या आ रही है, कौन सी मिट्टी है, कौन सा एरिया है, तब उसका हम सही तरीके से जानकारी आपको दे पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको दे रहे हैं, जिससे अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आप समझ सकें। अब हम बात करते हैं कि जब दीमक अटैक कर जाता है तो वैसे स्थिति में क्या करें। यदि बहुत गीली मिट्टी है तो वहां तो दीमक का समस्या ही नहीं आना है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गीली है तो वहां आच्छादन समस्या दे देती है। ऐसे में आच्छादन की 30 से 40% वहां से हिस्से हटा देना चाहिए। और बहुत ज्यादा उसके बाद भी वो कंट्रोल से बाहर है, पैर पूरा गीला हो जा रहा है मिट्टी से, तो वहां हल्की कोड़ाई कर देनी चाहिए, जुताई नहीं कोड़ाई कर देनी चाहिए। उसके बाद उसको हवा लगने दें। नमी जब एक बराबर हो जाए, जैसा कि मैंने बताया कि मुट्ठी में मिट्टी लीजिए और देखिए कि वो बंध जाती है, पानी नहीं रिसता है, तो वो उत्तम है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो हमें फिर से आच्छादन कर देना चाहिए। और यदि दीमक का अटैक आ चुका है, इसका मतलब आपके आच्छादन के नीचे नमी जा चुकी है। वैसे में या तो सिंचाई कर दीजिए या फिर वहां पे नीम की खली का आप प्रयोग कीजिए। 100 से 150 ग्राम हर पेड़ के आच्छादन के एरिया में आपको सबसे नीचे यानी मिट्टी के ऊपर आपको हल्की कोड़ाई कर देनी है, जो कि नीम की खली आपके तने से कुछ दूरी पे रहेगी। तने के पास यदि आप जब दीमक तने में लग गए हों, वैसे कंडीशन में आपको नीम तेल का प्रयोग करना होगा। आपको तने के उस छेद में नीम तेल डालना पड़ेगा, या फिर आप दूसरा विकल्प कर सकते हैं, छाछ का, देसी छाछ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 1 लीटर छाछ आपका 10 लीटर पानी में मिला के, नीम के पत्तों का उबला हुआ पानी उसमें मिला के आप उससे
सिंचाई कर सकते हैं वहां पे, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। इससे दीमक वहां से भाग जाएंगे। दूसरा, आप वहां पे एक गहरी सिंचाई कर दीजिए, जिससे कि नमी ज्यादा हो जाएगी और वो वहां से भाग जाएंगे। लेकिन गहरी सिंचाई उतना ही करना है जिससे हमारे पेड़ों को नुकसान न पहुंचे। जब हम सिंचाई करते हैं, इतना ध्यान दीजिए, सिंचाई का हर क्षेत्र के हिसाब से सिंचाई भी होती है। यदि हमारा दोमट मिट्टी है, ऐसे स्थिति में यहाँ पे नमी जल्दी जाती नहीं है, तो हमें सिंचाई करते वक्त इतना ध्यान देना कि हमें रोज बार बार सिंचाई नहीं करना कि चलो छिड़काव करते चले गए, आज थोड़ा सा कर दिए, कल थोड़ा सा कर दिए, ऐसे नहीं। एक बार आपको यदि एक जगह से सिंचाई कर रहे हैं तो तने तक पानी पहुंच जाए, और इतना ही पानी पहुंचे कि वो आधे घंटे, एक घंटे के अंदर ही वो सूख जाना चाहिए, तब तो सिंचाई आपकी ठीक है। कहने का अर्थ है कि दोमट मिट्टी में आपको गहरी सिंचाई देनी है, लेकिन सिंचाई खड़ी न रहे, अर्थात पानी वहां पे टिकना नहीं चाहिए, एक घंटे से ज्यादा टिकना नहीं चाहिए। और रेत की मिट्टी है तो वैसे में आपको सिंचाई हल्की हल्की देते रहनी है। दोमट में कम सिंचाई, गहरी सिंचाई, रेत में बार बार सिंचाई, हल्की सिंचाई, क्योंकि वहां पे पानी भाग जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें और क्या बचाव करनी चाहिए। यदि रेत एरिया है या फिर हमारे दोमट एरिया भी है, तो हम नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के, वैसे तो दीमक का भोजन पत्ते भी हैं, लेकिन नीम के पत्ते थोड़े कड़वे होते हैं और कीटनाशक होते हैं, इसलिए वो उसे पूरी तरीके से पसंद नहीं करते। बहुत इमरजेंसी, जैसा कि मैंने बोला पहले आपसे कि इनकी सब जीवों की ताकत धीरे धीरे जहर से लड़ने की बढ़ती जाती है। जब जब हम जहर का प्रयोग करते हैं तो पहले तो वो नाश होते हैं, फिर उनके बच्चे धीरे धीरे उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी ताकत बढ़ जाती है। तो वैसे स्थिति में जब दीमक की संख्या ज्यादा हो जाती है और वो भूखे हो रहते हैं, तो वो नीम के पत्तों को भी खा लेते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। वो धीरे धीरे उनसे खाएंगे तो जरूर, लेकिन वहां से अपनी जगह बदल लेंगे, बाद में चले जाएंगे। तो उन्हें भगाने का ये उत्तम तरीका है। तो ये सारे विकल्प हैं दीमक से बचने के। आपको नमी मेंटेन रखना है, नमी मेंटेन रहेगा तो दीमक वहां पे नहीं लगेगा। आच्छादन के नीचे सूखा नहीं होना चाहिए। मिट्टी में हमेशा उंगली से हमें महीनों महीनों में जांच कर लेनी चाहिए, हमारा क्या स्थिति जा रहा है। 10 से 15 दिन पे, गर्मी में हफ्ता 10 दिन पे आपको सिंचाई कर लेनी है। जाड़े में 10 से 15 दिन पे सिंचाई कर लेनी है। बरसात में जरूरत के अनुसार कर लेना है। दीमक का असर हम पहचान सकते हैं यदि हमारे पेड़ पत्ते सूखने लगे, पीले पड़ने लगे, तनों में छेद हो रहे हों। ऐसे स्थिति में हमें जड़ों को थोड़ा खोद के देख लेना चाहिए कि उसमें दीमक का असर है या नहीं है, इससे पता चल जाएगा। अब ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। आपके यहाँ वास्तव में दीमक का प्रभाव किस तरह है, आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपको उससे विस्तृत जानकारी उसी टॉपिक पे जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आच्छादन का सही इस्तेमाल करें, सही तरीका यूज करें, दीमक भी दूर रहेगा, सारे हानिकारक कीटाणु दूर रहेंगे और हमारी फसलें एक अच्छा ग्रोथ करेंगी, जिससे हमें फायदा होगा, सभी किसानों को फायदा होगा, ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।